हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज बात करने वाले हैं अलोवेबल स्ट्रेस के बारे में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सेंट वेनंत प्रिंसिपल। तो अब देखो, हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर की डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी डिजाइन लोडिंग के हिसाब से होगी। उस पर जितना लोड आ रहा है वो मेरा अगर स्ट्रक्चर बियर नहीं कर पाया तो क्या होगा, स्ट्रक्चर मेरा फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। सो फॉर सेफ्टी material should have much higher strength than the strength required for external loading. सपोज मेरा ट्रक 10 टन के अंदर तक का लोड बियर कर सकता है। मैंने उसे इस हिसाब से डिजाइन किया है कि अगर उसमें 10 टन के अंदर लोड आ रहा है तो वो आसानी से बियर कर लेगा। जैसे ही 10 टन से लोड बढ़ेगा क्या होगा, वो ट्रक फेल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अलोवेबल स्ट्रेस के बारे में। तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज अलाउड टू बी अप्लाइड ऑन अ मटेरियल। वो स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, आइदर इट इज टेंसाइल, कंप्रेसिव, बेंडिंग और टॉर्जन। तो ये फेलियर ना हो इसलिए एक टर्म निकल के आती है जिसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सेफ्टी फैक्टर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिटेल एनालिसिस बिकॉज comprehensive testing is impractical on many projects such as bridge और building। कहना क्या चाहता है, हम लोग बोल नहीं सकते कि स्ट्रक्चर पर डेफिनेटली इतना ही लोड आएगा। सो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की दो डेफिनेशन निकल के आती है। फर्स्ट वन इज रेशियो ऑफ स्ट्रक्चर्स एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ टू एक्चुअल अप्लाइड लोड। हमें मालूम होता है कि मेरा स्ट्रक्चर कितना लोड बियर कर पाएगा। दिस इज अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजाइन। रिलायबिलिटी यानी मैं स्ट्रक्चर पे ट्रस्ट कर सकता हूं कि वो फेल नहीं होगा। सेकेंड डेफिनेशन है अ कांस्टेंट रिक्वायर्ड वैल्यू इम्पोज्ड बाय अ लॉ, स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टम और इंडियन कोडल प्रोविजन। और इसको हम बोलते हैं डिजाइन फैक्टर और डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी और रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब एक चीज याद रखना, द रियलाइज्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो यहाँ पे मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अगर यूज कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा स्ट्रक्चर और डिजाइन सेफ है। मैनी क्वालिटी एश्योरेंस, इंजीनियरिंग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड एंड यूज फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट समथिंग इज सेफ इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सेफ है। सो यहाँ से लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू इंटेंडेड लोड फॉर द एक्चुअल आइटम दैट वाज डिजाइन्ड। सो यहाँ से उसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस। इस डेफिनेशन से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 कंसिडर करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वो सिर्फ डिजाइन लोड ही सपोर्ट करेगा। एडिशनल लोड लगाया तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो हमारी कुछ गवर्नमेंट एजेंसी और कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि एरोस्पेस वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करती है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर टू द रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हैज टू डेफिनेशन, फर्स्ट वन फॉर मेजर ऑफ कैपेबिलिटीज एंड सेकंड वन फॉर मेजर ऑफ सेटिस्फाइंग डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। सो यहाँ से उसका फॉर्मूला आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू फेलियर लोड डिवाइड बाय डिजाइन लोड -1। तो यहाँ से लिख सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। ये आपको याद रखना है। अगर देखो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 ले लूँ देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होगा। मतलब जितना भी पार्ट है वो मेरा एडिशनल लोड नहीं ले पाएगा। अगर मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव है मतलब पार्ट विल फेल बिफोर रीचिंग इट्स डिजाइन लोड इन सर्विस। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 है तो मैं कह सकता हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, मीन्स ट्वाइस द डिजाइन लोड। सो यहाँ पे कुछ एजेंसी लाइक नासा एंड AIAA वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिजाइन फैक्टर के साथ कुछ अलग तरीके से डिफाइन करती है। वो एजेंसी क्या कहती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू रियलाइज फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। सो देखो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 0 हो जाए तो पार्ट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, जो भी पार्ट डिजाइन कर रहा हूं वो उतनी ही स्ट्रेंथ का हो। अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ले लूं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 ले लूं तो सेफ्टी फैक्टर क्या निकल के आएगा, 6, मीन्स 6 टाइम द डिजाइन लोड ऑफ फेलियर। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 से कम है और नेगेटिव है तो पार्ट विल नॉट नेसेसरीली फेल,
द डिजाइन रिक्वायरमेंट हैज नॉट बीन मेट। तो जीरो और नेगेटिव की वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि पार्ट मेरा फेल हो रहा है, मैं ये कहूंगा कि मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। सो यहाँ से एक क्वेश्चन होना चाहिए, वाई डू एयरक्राफ्ट यूज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंस्टेड ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो देखो, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज कर सकते हैं डिजाइन में, दैट्स ओके, बट इसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करने का फायदा क्या है? तो देखो, एक तो मेरा ओवरऑल वेट एयरक्राफ्ट का पूरा कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट रिड्यूस होगी, जिससे मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सो बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, तो मुझे प्रॉफिट होगा इससे। फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अलाउएबल स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड एज सिग्मा अलाउएबल इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यील्ड स्ट्रेस किसके लिए ले रहे हैं? डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। और फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, सिग्मा अलाउएबल इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बात करते हैं चूजिंग डिजाइन फैक्टर्स। तो देखो, किसी भी कंपोनेंट का अगर फेलियर हो रहा है तो उसमें मुझे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या फिर किसी की सीरियस इंजरी हो रही है, या फिर डेथ हो रही है, तो मैं उस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लूंगा? 4 या उससे ज्यादा लूंगा मैं। फॉर नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स जनरली हैव डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी? 2। हम लोग जनरली बिल्डिंग कंपोनेंट्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 की लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम बिल्डिंग में कम क्यों ले रहे हैं? तो बिकॉज द लोड्स आर वेल अंडरस्टूड एंड मोस्ट स्ट्रक्चर आर रिडंडेंट। अब ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ेंगे। जनरली हम प्रेशर वेसल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं 3.5 to 4। तो प्रेशर वेसल हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं 3 की, और एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं 1.2 to 3 की। तो ये इतनी कम क्यों है? बिकॉज कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल वेट आर हाई। सो यहाँ पे ये चीज याद रखना, डक्टाइल मेटल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज लो होती है और ब्रिटल मेटल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज हाई होती है। अब बात करते हैं सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। तो देखो, हमने किसी भी मटेरियल पे लोड लगाया तो हमने क्या कहा था कि उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे सेम ही स्ट्रेस होता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सेंट वेनेंट प्रिंसिपल, उन्होंने क्या कहा, एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ एक्सट्रीम एंड्स ऑफ अ बार कैरिंग डायरेक्ट लोडिंग, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। उन्होंने ये कहा कि हम लोग दोनों साइड का एंड पोर्शन कंसिडर ना करें, और जो बीच का पोर्शन है उसमें स्ट्रेस मेरा कांस्टेंट आता है, पर जहां पे लोड लग रहा है, जो भी एंड पोर्शन पे लोड लग रहा है, उस पोर्शन पे स्ट्रेस मेरा ज्यादा निकल के आता है। सो यहाँ आपको एक फिगर दिखाई देगी। सपोज मटेरियल की विड्थ मेरी b है, तो मेरे 1 पॉइंट पे यानी कि b/2 डिस्टेंस पे उन्होंने सिग्मा 11 की वैल्यू यानी कि सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी बताई? 1.387 सिग्मा एवरेज। सेम 2 पॉइंट की बात करूं यानी कि b डिस्टेंस पे उन्हें सिग्मा मैक्सिमम एट पॉइंट 22 कितना बताया? 1.027 सिग्मा एवरेज। जैसे जैसे हम एक्सट्रीम एंड से दूर जाते हैं तो स्ट्रेस मेरा यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी कि सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज एट 0.33। तो ये बात की हमने सेंट वेनेंट प्रिंसिपल की। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा अलाउएबल स्ट्रेस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, पॉइजन्स रेशियो, और इन सब के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेल भी कर सकते हैं planetofcivil@gmail.com। थैंक यू सो मच।